पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर मिसाइल दागने के बाद अब हार्डकोर डिप्लोमेसी पर फोकस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस डिप्लोमेसी में कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, कौन मुल्क किसके साथ खड़ा है, किस तरह के अलायंसेस बनाए जा रहे हैं और कौन कौन से एलाइज एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। हम देखेंगे इसी प्रोसेस के दौरान भारत की अफगानिस्तान के करीब होने की कोशिशें और हम एनालाइज करेंगे कि भारत की इन कोशिशों में कितना दम है। क्या वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को काउंटर कर भी सकता है या नहीं। इसके अलावा दूसरी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पर नजर डालेंगे और कुछ दोस्त ममालिक की बात करेंगे कि कौन किसके साथ खड़ा है। अमेरिका की बात करेंगे, ट्रंप की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो पाक भारत जंग के बाद जो चीज़ क्लियर कट सामने आई है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाय बन चुका है। चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक सपोर्ट हो या डिफेंस इक्विपमेंट की तरसील हो, चाइना ने हर हवाले से पाकिस्तान की मदद की है और भरपूर मदद की है। और इस पूरे प्रोसेस में हमने चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके ही भारत को मज़ा चखाया है, जिसकी कंफर्मेशन हमें वेस्टर्न जरीदे भी दे रहे हैं। और द इकोनॉमिस्ट की बात करें तो उन्होंने भी इसी चीज़ पर बात की है। उन्होंने भी पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रॉन्ग अलायंस की बात की है। द इकोनॉमिस्ट के अंदर पाकिस्तान और भारत के हवाले से अगर कुछ भी छपता है तो आप ये समझ लें कि इसमें एक सिग्नलिंग होती है वेस्टर्न पावर्स की कि वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, या पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से, या भारत की पोजीशन के हवाले से। चाइना के अलावा हमने देखा कि डिप्लोमेटिकली तुर्की और आज़रबाईजान ने हमें भरपूर सपोर्ट फराहम की। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह भारतीय इन मुल्कों का बॉयकॉट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर ट्रैवल करने नहीं जाना। आज़रबाईजान में बहुत से भारतीय जाते हैं, तुर्की में बहुत से भारतीय जाते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम इन मुल्कों का बॉयकॉट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारत में एक हैवोक क्रिएट किया, तो हम क्यों टर्की में जाएं। ये डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन की है टर्की ने, एक डायरेक्ट एस्केलेशन भारत के साथ की है। इसके अलावा भारतीयों को बांग्लादेशियों पर भी गुस्सा है कि जी बांग्लादेशी डिजिटल स्पेस पर पाकिस्तान को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर भी भारतीयों को गुस्सा है कि एक बार फिर इन्होंने कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। ब्लूमबर्ग हमें बताता है कि पाकिस्तानी खुश हैं ट्रंप की मीडिएशन के बाद और भारतीय गुस्से में हैं। यह अमेरिकन जरीदा कह रहा है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि भारत इस मौके पर अफगानिस्तान में क्या करने गया है। अफगानिस्तान से इंगेजमेंट बढ़ाकर क्या वो पाकिस्तान को वाकई काउंटर कर सकते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि इस पूरी एपिसोड के बाद पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली विक्टोरियस नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को भारत आइसोलेट नहीं कर सका। जो भारत का ख्वाब था, जो भारत की फैंटेसी थी कि पाकिस्तान इज़ नोबडी और हम सुपीरियर हैं, हम तो चाइना के कंपेटिटर हैं, पाकिस्तान की क्या औकात है, उस नैरेटिव को पाकिस्तान ने शैटर किया है। भारत ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में चाइना को इन्वॉल्व कर लिया है। और हमने इस एपिसोड के फ़ौरन बाद देखा है कि चाइना एक बार फिर इन्वॉल्व हुआ है डायरेक्टली, और उसने भारत की जो मुतनाज़ा रियासत है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के एरियाज़ के नाम तब्दील किए हैं और चाइनीज़ नेम्स रखे हैं। और ये चाइना ने लास्ट टाइम पता कब किया था, जब हिमालय के पहाड़ों पर इनकी भारत से चपकलिश चल रही थी और हम इसको कवर कर रहे थे। और एक बार फिर आप समझ लें कि चाइना ने उसको ज़िंदा कर दिया है। चाइना जो अभी पिछले तकरीबन 4-5 माह पहले भारत से गलवान वैली में जो लड़ाई हुई थी, हिमालय के पहाड़ों की जो सारी लड़ाई थी, जो पिछले 4 सालों से एक कन्फ्रंटेशन की कैफियत थी, चाइना ने उसको काफ़ी हद तक डीएस्केलेट किया था। लेकिन चाइना ये पैगाम देता रहता है भारत को कि अगर पाकिस्तान से पंगा लोगे तो इसका मतलब है मेरे से पंगा। 2019 में इन्होंने कश्मीर का स्टेटस यूनिलैटरली जब तब्दील किया था, उससे 1 साल बाद चाइनीज़ ने इनको सबक सिखाया था। अब जब पाकिस्तानीज़ ने भारत की एग्रेशन को चाइना की मदद से काउंटर किया है, तो भारत जो इकदामात कर रहा था चाइना के खिलाफ डिप्लोमेटिकली, ये जो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं मीडिया में, उसका बदला लिया चाइना ने और अरुणाचल प्रदेश में नेम्स चेंज कर दिए हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका को अपनी साइड पर नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान देखा है, वो अमेरिकन जरीदे को इंटरव्यू दे रहे थे और कहते हैं कि जी पाकिस्तानीज़ बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमें उनके साथ ट्रेड बढ़ानी चाहिए। Talk about that, just one word. Yeah. Also Pakistan. Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're
brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with. I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close, very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. ग्लोबल मीडिया की बात करें या ग्लोबल लीडर्स की बात करें, वो इक्वेट कर रहे हैं। भारत को कोई भी सुपीरियर नहीं समझ रहा, बल्कि ज्यादातर ममालिक पाकिस्तान की साइड पर ही खड़े नजर आए हैं, जिन्होंने पब्लिकली पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया है। उर्दगान ने, आज़रबाईजान ने, चाइना ने, और ना ही भारत इस हवाले से इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी हासिल कर सका है। कश्मीर को उन्होंने एक बार फिर टॉकिंग पॉइंट बना दिया है। यानी भारत को इस एपिसोड के बाद क्या क्या नुकसानात हुए, अमेरिका ने किसी की साइड नहीं ली, बल्कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। चाइना ने पाकिस्तान की साइड ली, तुर्की, आज़रबाईजान ने पाकिस्तान की साइड ली। इसके अलावा साउथ एशिया में जो छोटे छोटे ममालिक हैं जो भारत के हाथों बुली होते रहते हैं, जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इनडायरेक्टली। अगर आप डिजिटल स्पेस पर देखें तो लोग पाकिस्तान के ही गुण गाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का वो बुली एटीट्यूड नहीं है जो भारतीयों का है। इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। ये एक भारतीय यूट्यूबर है, इन्होंने इस चीज़ को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया था कि भाई हमारे तो चारों तरफ ही अब दुश्मन हैं, और इसलिए भारतीय अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पर तनकीद कर रहे थे कि इस लेज़र आई मैन का क्या फ़ायदा। लेकिन मेरा जवाब यही है कि जब आपकी फटीचर पॉलिसीज़ हो, आपकी हुकूमत ही ना अहल हो, जब उनकी फॉरेन पॉलिसी एक आउटडेटेड आइडियोलॉजी पर बेस करती हो, तब आपको इस तरह के ही नुकसानात उठाने पड़ते हैं। वहाँ पर चाहे जयशंकर हो या कोई भी हो या शशि थरूर भी हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। भारत को इस पूरी एपिसोड के दौरान पब्लिकली सिर्फ एक कंट्री ने सपोर्ट किया, और उसका नाम है इजराइल, जो इस वक्त फ़लस्तीन के बच्चों को भूखा मार रहा है। वो है भारत का साथी। और इसके अलावा भारत ने एक और मुल्क की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, और उस मुल्क का नाम है अफगानिस्तान। वाह भाई वाह, क्या बात है। और इस पर भारत के अपने एनालिस्ट इस बात को रो रहे थे कि दुनिया में सिर्फ दो मुल्क हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, एक इजराइल और एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वो मुल्क जिसको अभी तक इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिली, लेकिन अफगानिस्तान का भी हम देखते हैं कि कितना ही उन्होंने सपोर्ट कर लिया भारत को। तो जयशंकर ने डेस्परेट होकर इनसे इंगेजमेंट की, और भारतीय मीडिया ने इस तरह शो कराया जैसे कि अफगानिस्तान ने भारत के साथ खड़ा होने का ऐलान किया और पाकिस्तान पर लान तान किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर बताया कि तालिबान हमारे साथ खड़े हैं। वही तालिबान जिनके हवाले से अभी थोड़े माह पहले भारत ने एक सीज़न निकाला नेटफ्लिक्स पे, कंदहार, कि किस तरह तालिबान ने आईएसआई के साथ मिलकर एक प्लेन हाईजैक किया था और अपने बंदे छुड़वाए थे। वही तालिबान जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन थे, जिनको भारत आतंकवाद कहता था, और अब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए डेस्परेट होकर उनसे हाथ मिला रहा है। ये हैं भारत के प्रिंसिपल्स कि पाकिस्तान को कहता है कि दहशतगर्द स्टेट है, जो हमेशा आईएसआई और तालिबान के गठजोड़ की बातें करते हैं। आज उन्हीं तालिबान से हाथ मिला लिए भाई। आपकी नज़र में तो वो आईएसआई के साथी थे। इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि भारत की जानिब से अब इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के हवाले से कोई बोल्ड मूव ले सकते हैं। वो बोल्ड मूव क्या हो सकता है? अफगानिस्तान की रिकग्निशन, अफगानिस्तान को तस्लीम करोगे आप? दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो भारत है, वो उस मुल्क को तस्लीम करेगी जहां की सोसाइटी में औरतों को काम करने की इजाजत नहीं है? ये अपनी पूरी सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे? पाकिस्तान की दुश्मनी में इस हद तक बोल्ड मूव्स खेले जाएंगे? अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर ने मुलाकात के दौरान कहा कि हम अपनी इंगेजमेंट को जारी रखेंगे, हम दोस्ती के नए दरवाजे खोलेंगे। लेकिन एक दरवाज़ा तो पाकिस्तान से होकर गुजरता है, जो पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड अलाउ की हुई है अफ़गानिस्तान को। भारत में वो अपनी चीज़ें भेज सकते हैं, भारत नहीं भेज सकता अफ़गानिस्तान को। तो जंग के दौरान पाकिस्तान ने ये वन वे ट्रेड भी बंद कर दी थी। 150 ट्रक्स वाघा पर फंसे हुए थे। पाकिस्तान ने खैर सगाली जज्बे के तहत उनको भी अलाउ कर दिया है कि वो भारत जा सकते हैं। और अब भारत नए नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है कि किस तरह अफ़गानिस्तान से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए। और उनके पास एक ही रास्ता है, अरेबियन सी के ज़रिए पहले चाबहार पोर्ट और फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान अपनी चीज़ें पहुँचाई जाए, जो कि एक कॉस्टली कॉरिडोर है।
भारत को कॉस्ट इफेक्टिव कॉरिडोर पाकिस्तान के थ्रू ही मिलता है, लेकिन पाकिस्तान भारत का ये रास्ता ब्लॉक करता है। पाकिस्तान भारत के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की ज़मीनी एक्सेस ख़त्म करता है, उसको अलाउ नहीं करता जब तक भारत अपनी एग्रेशन कम नहीं करेगा। भारत वहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को तहस नहस करके हमारे दरियाओं पर डैम्स बना रहा है और हम भारत को रास्ता प्रोवाइड करें। पाकिस्तान ने इसीलिए भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस का रास्ता भी बंद किया हुआ है और इसके अलावा ज़मीनी एक्सेस भी बंद की हुई है। सिर्फ अफगान्स को वो अलाउ करता है कि आप अपनी चीज़ें भारत भेज सकते हैं, जो मोस्टली ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो भारत अगर ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को काउंटर करेगा तो ये भारत की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भारत को हम बताते चलें कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क उतनी अहमियत हासिल नहीं कर सकता जो कि पाकिस्तान की है। पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज़ को जगह देता है, बहुत से अफगान्स पाकिस्तान में आबाद हैं। 2021 के बाद जब अफगान तालिबान कब्ज़ा कर रहे थे तो भारत ने कितने अफगान्स को जगह दी थी भारत में, ज़रा ये डेटा भी खुलना चाहिए, और कितने लोगों को पाकिस्तान ने जगह दी थी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो पश्तून पॉपुलेशन है उनके दरमियान गहरे रवाबित हैं, रिश्तेदारियां हैं, कारोबार हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान पर जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर है, उसको भारत कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो चपकलिश होती है वो ऐसे ही है जैसे दो भाइयों के दरमियान होती है। अमेरिका हो, चाइना हो या रूस हो, उन्होंने भी जब अफगान से बातचीत करनी होती है तो वो पहले इस्लामाबाद से ही होकर गुजरते हैं। तो भारत अगर ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान के ज़रिए हमें काउंटर कर लेगा, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। पिछले दिनों हमने एक डेवलपमेंट देखी थी कि पाकिस्तान की तालिबान रजीम के साथ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, तो हमने इनको काउंटर करने के लिए नॉर्दर्न अलायंस के कुछ लीडर्स से मुलाकात की थी। अब वक्त का धारा ऐसा चेंज हुआ है कि पाकिस्तान जो 90s में तालिबान का एक स्ट्रॉन्ग एलाय था और भारत शदीद मुखालिफ था, तालिबान ने इनका एक प्लेन हाईजैक किया था और भारत नॉर्दर्न अलायंस वालों को सपोर्ट करता था रूस की मदद से। तो रिसेंटली कुछ ऐसी खबरें आई कि ISI ने तालिबान को काउंटर बैलेंस करने के लिए नॉर्दर्न अलायंस वालों से भी बातचीत की, क्योंकि पाकिस्तान का इनसे एक स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि आप TTP को काबू करें, जो कि अफ़गान तालिबान से नहीं हो रही। लेकिन अभी भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत गहरे हैं। अभी इस जंग से पहले हमने ये वीडियो बनाई थी जिसमें देखा था कि किस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने अपने तमाम मसाइल को किसी हद तक हल कर लिया है। इसहाक डार ने खुद विज़िट किया था अफ़गानिस्तान में एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। उसमें ट्रेड, दहशतगर्दी और कनेक्टिविटी जैसे इश्यूज़ को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। और इसके अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं और रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से अहम चीज़ों पर गौर करेंगे कि किस तरह तीनों मुल्क ट्रेड और कनेक्टिविटी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, किस तरह दहशतगर्दी को मज़ीद काउंटर किया जा सकता है। तो वो भारतीय मीडिया जिसने अफ़गानिस्तान और भारत की एक इंगेजमेंट को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, क्या वो इस डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ बताएगा कि पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान आपस में मीटिंग कर रहे हैं? इससे हमें यह नज़र आता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट देखे जाते हैं। और तालिबान का इस वक्त सबसे गहरा इंटरेस्ट चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन्होंने अपना सफ़ीर तैनात किया है, उन्होंने तालिबान के क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट किया है और किसी हद तक तालिबान को रिकग्नाइज़ कर लिया हुआ है। और चाइना पाकिस्तान का भी एक स्ट्रॉन्ग एलाय है, तो चाइना कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डिफरेंसेस कम हो, क्योंकि चाइना को वेस्टर्न बॉर्डर पर अमन चाहिए, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर उसने CPEC को एग्जीक्यूट करना है। तो चाइना का ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती हो जाए और इसलिए चाइना इस हवाले से एफर्ट्स करता रहता है। लेकिन भारत सिर्फ इस फैंटेसी के तहत अफगान तालिबान से बातचीत करता है कि शायद हम मिलकर पाकिस्तान को कोई सबक सिखाएंगे, जो कि रियलिटी से बहुत दूर की बात है। अभी हमने जैसे एनालाइज किया है कि कितने ज़्यादा मुल्क ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े थे और कितने मुल्क भारत के साथ। भारत ने ये शो कराने की कोशिश की कि इजराइल के साथ साथ अफगानिस्तान भी हमारे साथ है, और डिप्लोमेटिकली ये कितनी बैड ऑप्टिक्स है कि दो मुल्क आपके साथ खड़े हैं, एक जिसको आधी दुनिया लान तान करती है और एक जिसको कोई तस्लीम भी नहीं करता। ये खुद भारत के एनालिस्ट कह रहे थे। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी अब इस हद तक आ चुकी है। ये ट्वीट मजे की थी कि पोस्ट वॉर डिप्लोमेसी, न्यू दिल्ली इज फ्यूमिंग एट अंकारा, कॉन्ट्रडिक्टिंग वाशिंगटन, बॉयकॉटिंग बाकू, एम्बेरसिंग पेरिस एंड आर्म्स रेसिंग बीजिंग, अब्यूजिंग तेहरान। तेहरान के हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी। इनके जो मेजर गौरव आर्या हैं, मेजर गौरव आर्या साहब जिनको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है और भारत के वो सबसे बड़े नेशनलिस्ट बनते हैं, उन्होंने ईरान सफ़ीर को सुअर कह डाला। वो ईरान जो हमेशा भारत को एक स्पेशल प्रेफरेंस देता है,
कदर की निगाह से देखता है और अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी का सिर्फ वाहिद जरिया है ईरान। उसके फॉरेन मिनिस्टर को मेजर गौरव वारिया गालियां दे रहा था और फिर ईरान के एक प्लेटफॉर्म ने लिखा कि क्या यह है मेहमानों की इज्जत, इस तरह मेहमानों की इज्जत की जाती है। और उसके बाद हमने देखा कि भारतीय हुकूमत ने सिर्फ खाना पूरी करने के लिए इस पर तशवीश का इजहार किया कि मेजर गौरव वारिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमें पता है कि मेजर गौरव वारिया किसका बंदा है, भारतीय हुकूमत का बंदा है। इवन जब ईरान के जरीदे ने इस पर तनकीद की, इसके बाद भी इसकी जुबान बंद नहीं हुई और इसने फिर लानतानी की ईरान को। तो पूरे रीजन में भारत ताल्लुकात को ख़राब कर चुका है और भारत ये समझता है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान कोई कंक्रीट रिलेशन है ही नहीं, सिवाय इसके कि इनके कुछ क्रिकेट फैंस इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी जो बेचारे ओवरसीज़ होते हैं, वो भी ज़्यादातर अशरफ गनी के दौर में इम्बोल्डन हुए थे। यानी एक बिल्कुल ही फेक किस्म की दोस्ती है। जो असल गहरा ताल्लुक है अफ़गानिस्तान का वो पाकिस्तान के साथ है, एंड दैट्स अ फैक्ट। भारतीय एनालिस्ट अपने एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर पर इस बात पर भी तनकीद कर रहे थे जो इन्होंने बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान मिलिट्री को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हमने इस जगह पर स्ट्राइक करनी है। तो इनके अपने एनालिस्ट ने ये लिखा कि क्या ये पाकिस्तान से ये तवक्का कर रहे थे कि पाकिस्तान चुप रहे, पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी की धज्जियां उड़ते हुए देखेगा, पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भारत पर कुर्बान करेगा। और ये भी भारतीयों ने सवाल उठाया कि अगर आप पाकिस्तान को पहले से इन्फॉर्म कर रहे थे तो क्या पाकिस्तान ने वहाँ पर जो सो कॉल्ड दहशतगर्द बैठे हुए थे उनको वहाँ से निकाल नहीं लिया होगा। तो ये भारत के एक बहुत ही स्टूपिड और फेल्ड माइंडसेट को रिवील करता है जयशंकर का बयान, और ये हमारे उस नैरेटिव को रीइंफोर्स करता है जिसमें हमने ये कहा था कि भारत का इस ऑपरेशन के हवाले से कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था चेस्ट थम्पिंग, अपनी आवाम से तारीफ़ें वसूल करना कि जी हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। लेकिन उसमें वो ये कैलकुलेट करना भूल गए कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनके साथ क्या करेगी। मुशाहिद हुसैन जो कि बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, उन्होंने कहा कि इस पूरी एपिसोड ने भारत ने 3 सबक सीखे हैं, लेकिन बड़ा ही टफ तरीके से, यानी बहुत कड़वी गोलियां थी भारत के लिए। उन्होंने कहा कि ये हैट्रिक ऑफ सेटबैक्स हैं भारत के लिए। एक तो ये कि अपने से 4 गुना छोटे दुश्मन से मार खाई है इन्होंने, इसके बाद चाइना को इन्वॉल्व कर लिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। चाइना ने जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील किए हैं, और इसके साथ ही तीसरा जो सेटबैक लगा है कि अमेरिका ने एक बार फिर कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। तो कहीं से भारत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि भारत आइसोलेट हुआ है। हम देख रहे हैं कि इस पूरी जलालत के बाद भारत अपना एक डेलीगेशन दुनिया के कैपिटल्स में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसको शशि थरूर साहब लीड करेंगे। शशि थरूर साहब जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है, और कांग्रेस की जमात की बात करें तो उनके राहुल गांधी मोदी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि शशि थरूर हिंदुत्व के नए स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। उनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, उनका एक्सेंट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का कोई एजेंट है या मोदी का कोई सॉफ्ट वर्जन है। तो पूरे बीजेपी को एक कांग्रेस का बंदा मिला है जो कि दुनिया भर में भारत की तर्जुमानी करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करेगा। वो दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान इज़ अ बैड गाय। इस पूरी एपिसोड में तो वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल नहीं कर सके, तो अब वो दुनिया को बताने जा रहे हैं। अभी तक आपको वैसे मैं बताता चलूं, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, भारत पहलगाम के मिलिटेंट्स को अभी तक पकड़ नहीं सका, और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ कर दिया, जिसका पाकिस्तान ने इस तरह जवाब दिया कि आओ ज़रूर, लेकिन ज़रा सिंदूर लगाकर। तो शशि थरूर को भेजा जाएगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक केस तैयार करें। आपको अगर याद होगा तो हमने ये वीडियो बनाई थी, हमलों से पहले भी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक केस बना रहा था, वो कामयाब नहीं हो सका। दुनिया के कैपिटल्स ने भारत का नैरेटिव कबूल नहीं किया, इसलिए हम देख रहे हैं कि रीजन में और बहुत से पावरफुल ममालिक भारत के साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि बहुत से पब्लिकली पाकिस्तान की सपोर्ट में आए हैं। टर्की जो कि नेटो का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर है, उनसे ये बिगाड़ रहे हैं, जो कि ईस्ट और वेस्ट दोनों में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है, पावरफुल कंट्री है। ईरान से ये बिगाड़ चुके हैं, आज़रबाईजान, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्रीज़। शहबाज शरीफ साहब ने भी फैसला किया कि भारतीय डेलीगेशन के मुकाबले में हम अपना एक डेलीगेशन भेजेंगे और उसकी क़यादत करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। अब पाकिस्तान को ये जो सारी कामयाबी मिली है इस जंग में, इसका ज़्यादातर क्रेडिट पाकिस्तान की मिलिट्री को जाता है, और हमने इस वीडियो में भी इसी खदशे का इजहार किया था। हमने एग्जैक्ट यही लाइन बोली थी कि मिलिट्री अपना काम करेगी, मिलिट्री ने रिस्पॉन्स दे देना है, लेकिन यहाँ पर सिविलियन लीडरशिप को भी एक्टिव होने की ज़रूरत है।
सिविलियन लीडरशिप आपको खुद बता रही है, कोई कह रहा है हम नहा रहे थे, कोई कह रहा है हम तरबूज खा रहे थे जब हमला हो रहा था। तो इनको भी अपनी डिप्लोमेसी में पहले से ही एक्टिव होना चाहिए था। यहाँ पर पाकिस्तान की भी कुछ वीकनेसेस सामने आई हैं कि हमने भारत को क्यों अलाउ किया कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, पहल करे। यहाँ पर हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर था। यही बात मैंने पहले भी की थी कि सिर्फ मिलिट्री पावर दुश्मन को काउंटर नहीं कर सकती, आप अपनी डिप्लोमेसी के जरिए बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और एक गोली चलाए बगैर बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकते हो। और इसकी एग्जांपल उर्दगान है। वो जिस तरह दुनिया से इंगेज करते हैं एक्टिव होकर, यूरोपियन से और एशियन से, वो एक शानदार एग्जांपल है कि किस तरह उन्होंने अपने मुल्क को बचाया हुआ है। उनको भी बहुत से थ्रेट्स का सामना है। आप सिर्फ रशिया और नॉर्थ कोरिया की तरह हार्ड पावर को एग्जिबिट नहीं कर सकते। सिर्फ हार्ड पावर आपको हमेशा नहीं बचाएगी, आपको सॉफ्ट पावर भी बचाती है। डिप्लोमेसी, नैरेटिव और मीडिया, इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। हुकूमतों को तगड़ा होने की ज़रूरत है और इसी वजह से मैं हमेशा बात करता हूं कि इकॉनमी को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इकॉनमी स्ट्रांग होगी, आप बेहतर मीडिया वॉरफेयर लड़ सकेंगे, आप मिलिट्री का भी बजट बढ़ा सकेंगे, आप सब कुछ ज़्यादा कर देंगे। और इसलिए मैं अपनी सरकार पर हमेशा तनकीद करता हूँ कि ये इकॉनमी पर उस तरह सीरियस नहीं है, ये डिप्लोमेसी के हवाले से उस तरह सीरियस नहीं है जिससे आप बहुत से थ्रेट्स से पहले ही बच सकते हो, प्रीएम्प्ट कर सकते हो बहुत सी चीज़ों को। और जितना नुकसान हमारा भी हुआ है इस पूरी एपिसोड में, वो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह भारत ने हमारी एयर बेसिस पर हमला किया है, जिस तरह भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशंस की हैं, अगर हमारा मुल्क आज के पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा तगड़ा होता तो भारत ये कभी जुर्रत भी नहीं कर सकता था पहल करने की। वो तो एयरफोर्स ने इनको सबक सिखाया तो ये पीछे में, लेकिन भारत आप पर बहुत अग्रेसिव हो रहा था। तो इस चीज़ को भी हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, हमें अपनी गलतियों को भी ज़रा देखने की ज़रूरत है और इनको सही करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पर गलती हुई है और कहाँ कहाँ पर हम चीज़ें दुरुस्त कर सकते हैं। और उसका एक ही हल है, बेहतर इकॉनमी और बेहतर डिप्लोमेसी। आपका नैरेटिव भी तभी बिकता है जब आपके पास पैसा होता है, आपके पास इकोनॉमिक पावर होती है, दुनिया आपसे ट्रेड कर रही होती है और आपका एक लेवरेज होता है। वो लेवरेज हमने अभी तक कायम नहीं किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह आपकी तारीफ की है, जिस तरह वो आपको इशारे दे रहे हैं, वो आपके साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत अपनी इन गलतियों से सबक सीखेगी? क्या आपके ख्याल में क्या इस पूरी एपिसोड में पाकिस्तान मज़ीद बेटर परफॉर्म कर सकता था अगर हमारी इकॉनमी और डिप्लोमेसी बेहतर होती? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।